नमस्कार। चलिए आज चलते हैं समय में थोड़ा पीछे और जानते हैं भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की कहानी। एक ऐसी ताकत जिसने पहली बार लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। एक साम्राज्य जो इतना बड़ा, इतना ताकतवर था, वो भला इतिहास के पन्नों से लगभग गुम कैसे हो गया और फिर सदियों बाद उसे दोबारा कैसे खोजा गया? जानते हैं इसके जवाब हमें कहाँ मिले? जमीन के नीचे दबे हुए। हाल ही में जब पुरातत्वविदों ने पटना के पास कुम्हारार में खुदाई की तो उन्हें मौर्यों का 80 खंभों वाला एक बहुत बड़ा हॉल मिला। पत्थर में छिपा यही सुराग हमारी आज की कहानी की शुरुआत है। तो कहानी शुरू होती है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। उस वक्त भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। किसी एक बड़ी शक्ति के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। उस दौर में सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध। यहाँ नंदवंश का राज था जो अपनी दौलत और कह सकते हैं कि लालच के लिए जाने जाते थे। लेकिन तभी एंट्री होती है एक नौजवान योद्धा की, चंद्रगुप्त मौर्य, जो इस बिखरे हुए नक्शे को एक विशाल साम्राज्य में बदलने का सपना देख रहे थे। पर इतना बड़ा काम चंद्रगुप्त अकेले नहीं कर सकते थे। उनके साथ थे उनके गुरु और रणनीतिकार चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर नंदवंश को उखाड़ फेंका और भारत के पहले शाही राजवंश की नींव रखी। और बस इसके बाद तो साम्राज्य ऐसा फैला मानो बिजली की रफ्तार से। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया, जिससे उत्तर पश्चिमी सीमा भी सुरक्षित हो गई और साम्राज्य आज के अफगानिस्तान तक फैल गया। ये हमारे उपमहाद्वीप का पहला असली एकीकरण था। अब देखिए, किसी साम्राज्य को जीत लेना एक बात है और इतने बड़े इलाके पर इतने अच्छे से शासन करना वो बिल्कुल दूसरी बात। तो मौर्यों ने ये कमाल किया कैसे? इसका जवाब छिपा है अर्थशास्त्र में। चाणक्य की लिखी ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि शासन चलाने की एक पूरी गाइड बुक थी। टैक्स कैसे लेना है, जासूसी कैसे करनी है, एक कामयाब राज चलाने का हर नियम इसमें मौजूद था। इस पूरे सिस्टम की नींव थी कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी, यानी राज्य के 7 अंग। देखिए, इसमें राजा तो होता था सेंटर में और उसे सपोर्ट करते थे बाकी 6 अंग। अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी जमीन और लोग, दुर्ग यानी मजबूत किले, कोष यानी शाही खजाना, दंड यानी सेना और मित्र यानी सहयोगी देश। इन 7 ने मिलकर एक मजबूत राज्य बनाया। और इस थ्योरी को असलियत में उतारने के लिए भाई एक जबरदस्त ब्यूरोक्रेसी थी। सबसे ऊपर मंत्री यानी मुख्यमंत्री से लेकर टैक्स वसूलने वाले समाहर्ता और खजाने की देखभाल करने वाले सन्निधाता तक हर काम के लिए एक तय अधिकारी था। सब कुछ एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से चलता था। और हाँ, इस पूरी मशीनरी को कंट्रोल में रखने के लिए मौर्यों के पास था एक कमाल का जासूसी नेटवर्क जो अपने वक्त से बहुत आगे था। संस्था जैसे जासूस एक ही जगह पर रहकर जानकारी भेजते थे, तो संचारी जैसे एजेंट घूम घूम कर, यहां तक कि दुश्मनों को खत्म करने के लिए विष कन्याओं का भी जिक्र मिलता है। अब आते हैं मौर्य वंश के तीसरे और शायद सबसे मशहूर सम्राट पर, सम्राट अशोक। उनके जमाने में साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था, लेकिन एक खूनी जंग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 261 ईसा पूर्व। अशोक ने कलिंग यानी आज के उड़ीसा पर हमला किया और वो बहुत ही भयानक थी। कहते हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस तबाही ने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने एक शिलालेख में लिखवाया, कलिंग पर विजय पाने के बाद देवताओं के प्रिय को धर्म के प्रति गहरा झुकाव महसूस हुआ। अब देवताओं के प्रिय को उस विनाश पर गहरा अफसोस है। और बस यहीं से अशोक ने हमेशा हमेशा के लिए जंग की नीति, जिसे भेरी घोष कहते थे, उसे छोड़ दिया और धम्म घोष यानी नेकी और धर्म की नीति को अपना लिया। ये धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित जीने का एक तरीका था जो अहिंसा, सहनशीलता और दया सिखाता था। और ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं था। अशोक ने अपने संदेशों को पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवाकर पूरे साम्राज्य में फैलाया। लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए धम्म महामात्र नाम के अफसर रखे। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म का संदेश लेकर अपने दूतों को श्रीलंका, सीरिया और मिस्र तक भेजा। अशोक का राज बेशक मौर्य साम्राज्य का गोल्डन पीरियड था, इसमें कोई शक नहीं, पर उनकी मौत के बाद ये इतना बड़ा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। चलिए देखते हैं ऐसा हुआ क्यों।
देखिए, अशोक के बाद जो भी राजा आए उनमें वो बात नहीं थी, वो काबिलियत नहीं थी। पहले 3 सम्राटों ने करीब 90 साल राज किया, जबकि उनके बाद अगले 6 राजा मिलकर सिर्फ 52 साल ही शासन कर पाए। जब लीडरशिप ही इतनी अस्थिर हो तो साम्राज्य कैसे टिकता? पतन की कई वजहें थीं। पहली, जैसा कि हमने देखा, अशोक के बाद के राजा बहुत कमजोर थे। दूसरी, अशोक की कल्याणकारी नीतियों और बड़ी सेना पर इतना खर्च हुआ कि शाही खजाना लगभग खाली हो गया। तीसरी, साम्राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। चौथी, जो मजबूत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ताकतवर राजाओं के समय में एक वरदान था, वो कमजोर राजाओं के लिए बोझ बन गया। और आखिर में अंदरूनी बगावतें साम्राज्य को अंदर से खोखला कर रही थीं। और इस कहानी का अंत, वो तो और भी नाटकीय था। साल था 185 ईसा पूर्व। एक मिलिट्री परेड चल रही थी और उसी दौरान आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सबके सामने कर दी। और इसी के साथ भारत के पहले महान साम्राज्य का अंत हो गया। तो साम्राज्य तो नहीं रहा, पर मौर्यों ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारे साथ है। एक ऐसी विरासत जो हमें अक्सर पत्थरों पर उकेरी हुई मिलती है। और इसका सबसे जीता जागता सबूत है सारनाथ का अशोक स्तंभ। मौर्य काल की पत्थर पर की गई ये शानदार कारीगरी आज हमारे आजाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये एक सीधा कनेक्शन है जो बताता है कि हमारा अतीत आज भी हमारे साथ कैसे जुड़ा है। तो कुल मिलाकर मौर्यों ने हमें क्या दिया? उन्होंने भारत को पहली बार राजनीतिक एकता दी, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल दिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बना, पत्थर की कला को एक नए लेवल पर ले गए और अशोक के धम्म के जरिए बौद्ध धर्म को दुनिया तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। मौर्यों ने ताकत और आदर्श दोनों को मिलाकर एक साम्राज्य बनाया था। उनकी ये कहानी आज की दुनिया को शक्ति और नैतिक जिम्मेदारी के बीच बैलेंस बनाने के बारे में क्या सिखा सकती है? सोचिएगा जरूर।